ये ओयो होटल्स स्पा का तो काम हो गया। अब हम बात करेंगे ओयो होटल्स को बंद करवाने की, जितने भी अवैध रूप से चल रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी सहायता के लिए मैं बैठा हूं यहाँ, आप एक बार अप्रोच तो करो। आप अगर खड़े होंगे, आपके साथ कोई जुल्म हो रहा है, तो मैं आपको आपके साथ खड़ा हुआ मिलूंगा, आपके पीछे नहीं, आपके साथ खड़ा हुआ मिलूंगा। कभी आप नेताओं के खिलाफ, कभी आप स्पा सेंटर के खिलाफ, कभी वाटिकाओं को बंद करवाने के लिए आप अलग अलग चीजों से जूझते भी रहते हैं, आप लोगों को परेशान भी करते रहते हैं। तो क्या कुछ है ये रीजन? पल्लवगढ़ का वासी होने के नाते मेरा एक प्रथम कर्तव्य बनता है कि मैं अपने परिवार के बाद या उसके पैडलर जो मेरे शहर के वासी हैं उनके साथ मैं तन मन धन से खड़ा हूं, मेरे पास जो भी उपलब्ध है। नमस्कार फरीदाबाद, आज हम बैठे हैं एस.एस. राठौर जी के साथ। तो आइए करते हैं एस.एस. राठौर जी से बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला, ताकि मैं जनता को ये बता पाऊं कि आखिरकार मैं क्यों तो जर्नलिज्म कर रहा हूं और क्यों दिनों रात एक करके, चाहे कोई विभाग हो, चाहे कोई गलत काम करने वाला हो, उसके पीछे लगा हुआ हूं। आखिर मैं हूं कौन? सर मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि कभी आप धरने पे बैठ जाते हैं नगर निगम में, कभी आप पुलिस चौकी के पास धरने पे बैठ जाते हैं, कभी आप नेताओं के खिलाफ, कभी आप स्पा सेंटर के खिलाफ, कभी वाटिकाओं को बंद करवाने के लिए आप अलग अलग चीजों से जूझते भी रहते हैं, आप लोगों को परेशान भी करते रहते हैं। तो क्या कुछ है ये रीजन? आपने एक बात कही कि आप लोगों को परेशान करते रहते हैं, तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो परेशान होते रहेंगे मुझसे, मेरी खबरों से और मेरे द्वारा दी जाने वाली शिकायतों से। ये साफ तौर पर उन लोगों को चेतावनी है। फिर आपने कहा कि आप धरने देते रहते हैं। अगर किसी महिला को कोई पुलिस कर्मी थप्पड़ मार दे और उस महिला को ये ज्ञान नहीं है कि उसे अब आगे कानून में करना क्या है, तो एक आम नागरिक होने के नाते, पल्लवगढ़ का वासी होने के नाते मेरा एक प्रथम कर्तव्य बनता है कि मैं अपने परिवार के बाद या उसके पैडलर जो मेरे शहर के वासी हैं उनके साथ मैं तन मन धन से खड़ा हूं, मेरे पास जो भी उपलब्ध है। धन मेरे पास है नहीं, तन है मेरा और मन मेरा पूरा उनके साथ है। तो अगर ऐसा होगा तो मैं धरने पर बैठूंगा और आवाज उठाऊंगा। तो आपने सोच रखा है कि आपको समाज सेवा में किसी भी हद तक जाना पड़े आप जाएंगे? बिल्कुल, पिछले 4 साल से मैं लगा हुआ हूं इस कार्य में पत्रकारिता के माध्यम से। और 2020 में जब कोरोना का समय आया तो मैं घर पर खाली रहता था, तो मैंने सोचा कि क्या ऐसा सेवा कार्य किया जाए कोरोना में, लोगों की कैसे हेल्प की जाए। फिर वही बात आती है, धन नहीं था, मन था और मेरा तन था मेरे पास। सेक्टर 2 के अंदर एक भंडारा एक भाई ने आरंभ किया हुआ था और वहां से फूड पैकेट्स को पैक करके हम लोग अपनी स्कूटी पे, 2 व्हीलर्स पे जो है लोगों को बांटने के लिए जाया करते थे। तो उस वक्त ये महसूस हुआ कि वो तो शुक्र है कि भारत देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर साल में 2, 3, 4, 5 बार भूकंप नहीं आते जापान की तरह। अगर जापान की तरह यहाँ पर भी भूकंप आते होते और सरकार के भरोसे ही सभी लोग बैठे होते, तो आज भारत के अंदर जो स्थिति है वो वाकई में बहुत ज्यादा दयनीय होती। जापान है, वहां के लोग बड़े शिक्षित हैं, समझदार हैं, देश के प्रति बहुत बढ़िया भावना रखते हैं। उनका देश कई बार भूकंपों को झेलने के बावजूद भी दोबारा से उसी तरह दोबारा खड़ा हो जाता है, जिस तरह से जैसे मान लो कुछ हुआ ही ना हो। अगर भारत में हो तो हम तो सरकारों के तो भरोसे ही रह जाएंगे। तब मेरे दिमाग में आया कि सरकारों के द्वारा जो भी गलत काम किए जा रहे हैं उनको उजागर किया जाए। अब सरकार को एक चीज नहीं है, सरकार का मतलब है वो नेतागण जिन्हें हम मतदान देके चुनते हैं। उन नेताओं के पिछलग्गू अगलग्गू जो भी होते हैं वो सबके साथ मिलकर जो है सब सारा ऐसा एक षड्यंत्र बना हुआ है कि जनता को कैसे दबाया जाए, जनता का ध्यान इस ओर जा ही ना पाए कि नेता कहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को बस वो डेवलपमेंट के नाम पे जो सपने दिखाते हैं, उन सपनों में ही पब्लिक इतनी खुश हो जाती है कि वो आगे कुछ देख ही नहीं पाती। वो बस सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट, जो उनके घरों में बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है वो लाइट, बस उन्हीं सब सारे में जनता जो है उलझी रहती है। फिर कुछ आधार कार्ड का ये बना दिया, फिर कुछ प्रॉपर्टी आईडी का बना दिया, फिर कुछ फैमिली आईडी का बना दिया, कभी ये बना दिया कभी वो। जनता को क्या कर रखा है, जिन लोगों को हम चुनते हैं उन लोगों ने जनता को उलझा रखा है बहुत ज्यादा, कि बस पब्लिक इन्हीं चीजों में लगी रहे कि कभी फैमिली आईडी में इनकम अपडेट करवाने के नाम पर लाइन पे लगी हुई है, कभी आधार कार्ड में चेंज करने के नाम पे लाइन पे लगी हुई है। मेरे मन में यही विचार आया कि क्यों ना माइक उठा के लोगों की आवाज को तो कम से कम उठाने का काम करें। उसके ऊपर काम हो पाए या ना हो पाए वो फिर ऊपर वाले के हाथ में है, पर हमारा काम है कोशिश करना, कोशिश हमें करते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो सर जैसे कि आप धरने देते हैं, आप कई बार देखा गया है कि आप नेताओं के ऑफिस पे जाके उनसे ऐसे कटाक्ष भरे सवाल पूछते हैं तो कहीं उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इनको कोई फायदा आपको मिला है अभी तक? हाँ,
हमने आवाज उठाई कि बल्लभगढ़ के अंदर जो गाय, जो पशुधन है, वो सड़कों पर लावारिस घूमता रहता है। जून 2022 में मैंने 35 दिन का धरना दिया और उसके बाद अब कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट करता है अगर नगर निगम को कि ये पशुधन या घायल है या किसी को परेशान कर रहा है, तो नगर निगम के कर्मचारी जल्दी से जल्दी ये कोशिश करते हैं कि उस पशुधन को उसके उचित स्थान यानी कि गौशाला तक पहुंचाया जाए। एक तो ये फायदा मिला। जनवरी 2021 में जब कोरोना चल रहा था, लोग इस बात से बिल्कुल परेशान थे कि स्कूल पूरी फीस वसूल रहा है। करीब 17 दिन के धरने पर मैं सेक्टर 3 में अग्रवाल पब्लिक स्कूल के बाहर बैठा और काफी बच्चों की फीस भी माफ हुई। ये बहुत ही सराहनीय काम आपके द्वारा करा गया। अभिभावक और बच्चों की दुआएं जो आपके साथ रही, समाज सेवा में आप हमेशा आगे तत्पर रहे हैं। पर इसमें मुझे एक दुख होता है, जब मैं धरने पर बैठा तो अभिभावक जिनके पास पैसा है वो चुपचाप अपनी फीस भर रहे हैं, वो आवाज नहीं उठा रहे। जिनके पास पैसा नहीं है फीस भरने के लिए, वो कर्जा लेकर फीस भर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी सहायता के लिए मैं बैठा हूं यहाँ, आप एक बार अप्रोच तो करो। आप अगर खड़े होंगे, आपके साथ कोई जुल्म हो रहा है, तो मैं आपको आपके साथ खड़ा हुआ मिलूंगा, आपके पीछे नहीं, आपके साथ खड़ा हुआ मिलूंगा। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो हम लोग भी कब तक आवाज उठाएंगे। हम जिनके लिए आवाज उठा रहे हैं, अगर वही जागरूक नहीं हो रहे तो आवाज उठाने का कोई औचित्य रह नहीं जाता। वही है कि मतलब अगर एक आम आदमी के व्यक्तित्व या एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं अपनी जरूरतों की पूर्ति में ही लगा रहता है। बिल्कुल, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं धरना दूंगा तो जहां मैं 4 दिन धरना दूंगा उसमें मेरी जो रोजंदारी है, जो मेरी डेली बेसिस की कमाई है, उसमें उसका भी नुकसान होगा। लेकिन पब्लिक को इन चीजों में आप सपोर्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति उनके व्यक्तित्व के लिए लड़ाई कर रहा है, उनके हक के लिए लड़ाई कर रहा है, तो हम बल्लभगढ़ की जनता या पूरे देश की जनता से ये अपील करते हैं कि आप उनको सपोर्ट करिए। कहीं ना कहीं वो आप ही के एक फायदे के लिए बात कर रहे हैं। अब किसी ने हमसे कहा, जैसा कि आपने कहा हमसे कि भाई आप स्पा सेंटर्स के खिलाफ जो है लगातार आवाज उठाते रहते हैं। अरे भाई, मेरे दिमाग में कीड़ा थोड़ी है। बिल्कुल, ये आवाज तो कोई और भी उठा सकता था, पर एक समाज सेवी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि जो मैं आवाज उठा रहा हूं उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए कि हाँ, इस वजह से समाज खराब हो रहा है। मेरे पास, मैं देखिए उन महिलाओं के नाम नहीं ले सकता, ऐसी बहुत सी महिलाओं का मेरे पास फोन आता है कि भाई साहब, मेरा घर वाला एक स्पा सेंटर वाली के चक्कर में आ गया, हमारा तलाक हो गया, आज मेरा घर वाला उस लेडीज के साथ रहता है, उसका घर परिवार खत्म हो गया उस लेडीज का। उस लेडीज ने इतनी तो हिम्मत जुटाई कि उसने मेरे को फोन करके ये इन्फॉर्मेशन दी, बताया कि ये समस्या हो रही है। स्पा सेंटर्स की आड़ में जो सेक्स रैकेट चल रहे हैं, उन लोगों की वजह से लोगों के घर टूट रहे हैं। तो सर इसमें पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? सबकी नजरों में है कि स्पा सेंटर की आड़ में ये देह व्यापार हो रहा है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है, तो प्रशासन कहाँ सोया हुआ? प्रशासन को ये चीजें नहीं दिखती क्या? पूरे इंडिया के अंदर 100 में से 95 खबरें ऐसी होती हैं कि ये फलाना सेक्स रैकेट चल रहा है। कहाँ चल रहा है? स्पा सेंटर के आड़ में। कहाँ चल रहा है? गेस्ट हाउस, होटल, ओयो होटल्स की आड़ में। सबको पता है, पर ये सब चुप क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब शायद हो सकता है कि लापरवाह है पुलिस प्रशासन, या फिर इस तरह के अपराधियों से उनका कोई पैसे का लेन देन है। इसके अलावा कोई और वजह नजर आती नहीं। कहीं ना कहीं अपराधी द्वारा प्रशासन को मंथली पहुंचाई जा रही है ताकि प्रशासन सोया रहे, अपने आंखों पर पट्टी बांध कर रखा रहे और वो उस पट्टी की आड़ में अपने सारे गौरव धंधे चलाते रहे। अब शुरुआत में जब मैंने स्पा सेंटर्स यानी कि जो इलीगल सेक्स रैकेट ये जो चलते हैं, जब इसके खिलाफ आवाज उठाई, 1 आध 2 4 5 10 20 22 तो जब मैंने बंद करवाया, शिकायतें कर करके, स्टिंग कर करके, तो मेरे ऊपर आरोप भी आते थे। ऐसा नहीं कि आरोप मेरे ऊपर आए नहीं, ये मतलब बहुत आसान डगर नहीं है। आप अपराधियों के खिलाफ जब आवाज उठाते हैं तो आपको अपनी जान जो है ना हथेली पर रख के चलना पड़ता है। आप हर जगह सार्वजनिक रूप से घूम और टहल भी नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं कब हमला हो जाए। पहला हमला 17 जून 2020 को हुआ था आपके ऊपर, बल्लभगढ़ बाईपास रोड पर। 100 से 120 की स्पीड पे गाड़ी थी, वो मैं बिल्कुल साइड में 40 की स्पीड पे चल रहा था, टक्कर मारी और भाग गए। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मैं बस उसका सफेद रंग देख पाया, इसके अलावा कुछ नहीं। उस वक्त मैं इतना मतलब उस घटना को समझ नहीं पाया। कहीं ना कहीं मतलब मन में अपनी जान माल को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर हाँ, आपकी चिंता जायज भी है। मैं भयभीत हूँ। मैं घर से भी बाहर निकलता हूँ तो बच्चों को ये कह के जाता हूँ कि जानकार व्यक्ति जब तक ना हो तो तब तक घर का गेट भी ना खोले, क्योंकि मुझे नहीं भरोसा, पुलिस पर पूरा भरोसा। कहीं ना कहीं देखा जाए एक सामाजिक आदमी जो पब्लिक, जो समाज के लिए कार्य करता है, कहीं ना कहीं वही अपने घर के अंदर डर के बैठा हुआ है। उसको ये महसूस होता है कि कहीं मेरे पीछे मेरे परिवार के साथ कोई हादसा। मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं सावधान हूँ। आवाज उठाता रहूंगा, डरूंगा बिल्कुल भी नहीं, पर सावधानी और एहतियात के तौर पर मैं अपने घर में बच्चों को ये कहता हूँ कि अनजान लोगों से
दूर रहे। अब बात ये हो रही थी कि ये स्पा सेंटर्स के खिलाफ आवाज क्यों उठाई, उसका मैंने आपको जी। कारण बताया। शुरुआत में एलिगेशंस ये लगे, जो मेरे कानों में आई और लोगों ने जो मेरे को बताया कि भाई आपके ऊपर ये आरोप जो है लगते रहते हैं कि भाई आप इन लोगों को ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से जो है कहीं ना कहीं आप उनसे पैसा लेना चाहते हाँ। हैं, आप उनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं। तो जब हम किसी भी काम को करते हैं, एक अच्छे काम को करते हैं, तो भगत सिंह को भी बहुत लोगों ने गलत कहा था। जी। ठीक है, मैं तो मेरी तो खैर मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। तो मैंने मन में ये सोचा कि जिस दिन ये सारे बंद होंगे उस दिन शायद लोगों को ये समझ में आएगा कि वास्तव में ही मैंने ये जो मुहिम उठा रखी है इन लोगों को बंद करने के लिए ही उठा रखी है। और आज फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब राकेश आर्या जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सेक्स रैकेट्स के ऊपर लगभग लगाम लगा दी है। 90-95% जो है काम उन्होंने कर दिया है। विकास आर्या जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जुओं के अड्डों को लगभग 90% जुओं के अड्डों को बंद करवा दिया। और ये दो हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने जो फरीदाबाद के लिए किया है, मैं फरीदाबाद के वासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन फिलहाल के टाइम में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी, इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं ना कहीं हम देखे जाए मैं तो सैल्यूट करता हूं वाकई में पुलिस प्रशासन को भी। हमारी दीपक चौधरी जी से भी इस रिगार्डिंग बात हुई थी, तो उन्होंने भी राकेश आर्य जी के कार्य प्रणाली को लेकर बहुत संतुष्टि व्यक्त करी थी। मैंने आज तक अपने इस 4 साल के सामाजिक जीवन में कभी भी पुलिस की कोई बड़ाई नहीं की। मैं आज पहली बार राकेश आर्या जी की बड़ाई कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने काम किया है, विकास आर्या जी की बड़ाई कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने काम किया है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर हम बड़ाई भी कर रहे हैं तो प्रशंसा कर रहे हैं। एप्रिसिएशन लेटर, ये एप्रिसिएशन लेटर एक्साइज कमिश्नर अनिल यादव जी जो सेक्टर 12 में है उनको हमने दिया। ये इसका सीरियल नंबर भी 001 है, यानी कि हमने पहली बार किसी को एप्रिसिएशन लेटर दिया 4 साल के सामाजिक जीवन में। क्यों दिया? हमने उनको 6 कंप्लेंट्स ऐसी दी जो कि शराब के ठेकों से संबंधित थी। उन 6 कंप्लेंट्स के ऊपर उन्होंने 100% काम किया, टाइमली काम किया, सेटिस्फैक्ट्री काम किया और उन लोगों को जुर्माना भी लगाया जिसके चालान्स हैं। और ये 6 कंप्लेंट्स, तो मतलब ये एक एप्रिसिएशन लेटर दर्शाता है कि किस हिसाब से एक प्रशासन अधिकारी अगर अपने पे आए तो काम बहुत अच्छे से कर। 2,25,000 रुपए का जुर्माना लगा 5 शराब की दुकानों पर बल्लभगढ़ की। तो हमने इस वजह से उनको ये एप्रिसिएशन लेटर दिया। बहुत अच्छा कार्य आपके द्वारा करा गया। जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल, और जो गलत है उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए, गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए, ना गलत करना चाहिए। राठौर साहब, अगर आपकी टेबल पे बात करें तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा कागज से दिख रहे हैं, तो एक बार आप मुझे बताएंगे कागज किस रिगार्डिंग है, क्या है इन कागजों के अंदर? सबसे पहले यही उठाता हूँ, जैसा कि स्कूलों के लिए मैं धरने पर बैठा था कि भाई ये नाजायज कर रहे हैं कोरोना टाइम में पूरी फीस लेके, तो ये स्कूलों के खिलाफ है। 2 स्कूलों को मैंने फर्जी बताया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं जांच करवा चुका हूं। अब मैं इस इंतजार में हूं कि एजुकेशन विभाग इन दोनों स्कूलों को कब बंद करेगा। एक है कोई जाजरू के अंदर स्कूल है जिसका नाम है RKM ग्लोबल, जिसकी मान्यता रद्द है, और दूसरा स्कूल है गुप्ता पब्लिक स्कूल, ये भी अवैध है। एजुकेशन के ऊपर मैं ये काम कर रहा हूं। और तो स्कूल अवैध है, इसका मतलब मान्यता के बिना स्कूल चलाई जा रही है? हाँ, वो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं इसके जिसकी वजह से इनकी जो मान्यता है वो ऑटोमेटिक रद्द मानी जाती है उस कानून के अनुसार। आप लोग बाजारों में जाते होंगे तो आपको चलने की भी जगह नहीं मिलती होगी, चाहे वो बल्लभगढ़ का बाजार हो, 1-2 की मार्केट हो या ओल्ड फरीदाबाद का बाजार हो। पैदल चलने वाले लोगों का हक है कि बाजार के अंदर जो फुटपाथ बना हुआ है वो उसके ऊपर पैदल चले, पर वो अपनी जान हथेली पर रखकर मुख्य सड़क पर चलते हैं जहां पर वाहन चलते हैं, मोटरसाइकिल चलती है, कार चलती है, और आप कभी भी दुर्घटना का शिकार होने की संभावना में बने रहते हैं। उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। आप ये देखिए, ये सभी कंप्लेंट्स, ये सभी ज्ञापन सिर्फ और सिर्फ फुटपाथों को खाली करवाने के लिए है। ये पुलिस को भी हमने दिया हुआ है, ये हमने ज्ञापन दिया, SDM बल्लभगढ़ को भी दिया, DCP बल्लभगढ़ को भी दिया। तो हम लगातार काम कर रहे हैं और बहुत सारे पेपर्स थे फाइल में से, जितने अभी तुरंत मैं निकाल पाया ये वो पेपर्स हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं शराब के ठेके के बराबर चकनों की रेहड़ियां लगी रहती हैं, लोग वहीं से शराब लेते हैं, वहीं से चकना लेते हैं, वहीं खड़े होकर पीते हैं। उसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। रिगार्डिंग हमने भी चावला कॉलोनी वाले ठेके की हमने एक वीडियो भी प्रसारित की। हाँ, वो अच्छा, उस पर काम भी हुआ और अब शायद वहाँ पे वो चीज है भी नहीं। हाँ, वो शायद वहाँ पे बल्लभगढ़ की 100 फीट रोड में पूरा तंबू काट रखा था, वो गायब हो गया। आहतों ठेकों के साथ में आहतों के नाम पे वो रेहड़ियां खड़ी करी हुई है, जिनसे वो ठेके वाले मंथली ले रहे हैं। खुले में शराब लोगों को शहर के अंदर पिलाई जा रही है। ये एक शराब के ठेकों पर दर्शकों आप देखते होंगे कि किसी शराब की कंपनी की ब्रांड के नाम की एडवर्टाइजमेंट जो है आपको बोर्ड लगा हुआ नजर आता होगा जी। और आप आज की डेट में देखिए जिला फरीदाबाद में कहीं भी लगभग किसी भी शराब के ठेके के ऊपर कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। उसके लिए हम लगातार जो है एक्साइज
एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट लिखकर को शिकायत देते रहे, जिसका नतीजा आज ये मिला कि आज एक भी शराब की किसी भी ब्रांड का कोई भी विज्ञापन किसी भी शराब के ठेके के ऊपर नहीं है। मतलब एक्साइज कमिश्नर साहब ने वाकई में सेटिस्फैक्ट्री काम किया। तो सर हम अगर बात करें तो आपके मतलब माइक पकड़ने के अलावा आपने बहुत सारे कार्य हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट जो हम कर चुके हैं, जो आप कर चुके हैं, कुछ इन प्रोग्रेस चल रहे हैं, कुछ हमें आगे प्लान करने हैं। पर मैं वही जनता से कहता हूं कि आवाज आपको भी उठानी होगी, क्योंकि आपकी आवाज जब उठेगी तो हमें और भी ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और हमें और भी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। ये ओयो होटल्स स्पा का तो काम हो गया, अब हम बात करेंगे ओयो होटल्स को बंद करवाने की, जितने भी अवैध रूप से चल रहे हैं। ओयो कंपनी से भी हमारी बात हुई इस बारे में, तो उनका ये कहना है कि आने वाले समय में जो भी लोग हमारी फ्रेंचाइजी लेंगे या हमारे नाम का इस्तेमाल करेंगे, हम उन इमारतों को, उन होटल्स को चेक करने की एक ऑडिट टीम भी बना रहे हैं कि यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ओयो होटल्स या होटल्स की आड़ के अंदर कोई अवैध धंधा चल रहा हो। कोई और अगर उनकी उस ऑडिट के अंदर वो होटल फेल होता है तो उसकी जो फ्रेंचाइजी है ओयो की तरफ से उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। ये भविष्य में होने वाला है। दूसरा एक कानून है सराय अधिनियम 1867, उसके अंतर्गत जो भी स्थानीय वहां का एसडीएम होगा, वहां से गेस्ट हाउस को इस नियम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करवाता है तो उस गेस्ट हाउस को अवैध माना जाएगा। और मैं एसडीएम साहब से अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में अवैध ओयो होटल्स को बंद करवाने की हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दे, और इन होटल्स की आड़ में जो काम हो रहे हैं गलत, उन्हें बंद करवाकर समाज को सुधार की ओर बढ़ाने का काम करें। अगर देखा जाए तो इन होटलों की वजह से हमारा जो यूथ है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, कहीं ना कहीं उन पे भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वो लोगों के प्रति ज्यादा ही जागरूक हो रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा है। अभी आपने बैंकेट हॉल्स का कहा जी, बंद करवाते रहे। अवैध बैंकेट हॉल बहुत सारे खुले हुए हैं। सीकरी में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे। एक 27/10/2023 को एक शादी समारोह के अंदर क्या हुआ कि उस बैंकेट हॉल में आग लग गई। शुक्र है कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, बैंकेट हॉल लगभग पूरा जल गया। 27 तारीख को ही मैंने कंप्लेंट टाइप की, अंखीर चौकी पहुंचा, उस जगह का मैंने विजिट किया और ये मैंने कंप्लेंट दी। कमिश्नर साहब को भी कंप्लेंट दी और चौकी में भी जाके दी। और जहां तक मुझे जानकारी है अभी तक वो बैंकेट हॉल खुला नहीं है, कोई द पैलेस मैरिज हॉल करके था। फायर एनओसी नहीं है इनके पास। जो मटेरियल जल्दी आग पकड़ता है उस मटेरियल का इस्तेमाल इन्होंने जो है टेम्परेरी तंबू बनाने के लिए किया हुआ है। ये बैंकेट हाउस नहीं है, ये लाक्षागृह है और लोगों को जान से खत्म करने की साजिश है ये कहीं ना कहीं। लोगों को अभी बिना किसी सिक्योरिटी के ही मतलब इस तरीके के बैंकेट हाउस खुले हुए हैं। अभी यहाँ सेक्टर 11 में समर ग्रांड आग कितनी भयंकर लगी, बहुत भयंकर। आप दोबारा देखिए वो दोबारा से डेवलप हो गया, बन गया। हम दोबारा उसकी शिकायत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इनके पास पेपर्स पूरे हैं। अगर नहीं है तो उस समर ग्रांड बैंकेट हॉल को बंद कराने का भी काम करेंगे। कहीं ना कहीं बैंकेट हॉल लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 200-300 बंदों का प्रोग्राम अगर ऐसी मिसहैपनिंग प्रोग्राम के दौरान हो जाती है तो कितने लोग इस हादसे का शिकार हो सकते हैं। जिस व्यक्ति की शादी है, दूल्हा या दुल्हन मान लो उन्हीं के साथ कुछ हो जाए, उनके परिवार के साथ हो जाए, तो वो उनके लिए मैं कहता हूँ जिंदगी का सबसे बड़ा काला दिन होगा। जो दिन जिंदगी का सबसे शुभ दिन होना चाहिए, इन बैंकेट हॉल की गलती की वजह से वो सबसे अशुभ दिन भी माना जाता है। अब इसमें मैं बैंकेट हॉल वालों की गलती के साथ साथ उस जनता की भी गलती मानता हूँ जो इन बैंकेट हॉल्स के पेपर्स देखे बिना उसको बुक कर देते हैं। वो सिर्फ इतना पूछते हैं, हाँ जी प्लेट का क्या चार्जेज है, आप क्या क्या व्यंजन जो है बना के हमें यहाँ पर दिलवा सकते हैं, आपका बैंकेट हॉल कैसा है। वो सारी व्यवस्थाएं देखने के साथ साथ आप उनसे कुछ पेपर्स भी मांग लीजिए कि आपका बैंकेट हॉल वैध है, इससे संबंधित आप हमें पेपर दिखाइए। हाँ, कहीं उसमें फायर की प्रॉपर है, फायर एग्जिट है, वहां पे आग बुझाने के प्रॉपर वहां पे षड्यंत्र लगाए गए यंत्र वहां पे है नहीं है। तो जनता को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो ऐसे हादसे आपके साथ होते रहेंगे। आप बैंकेट हॉल्स के अंदर ऐसे ही आकस्मिक आग लगने की वजह से जलते रहेंगे। आप सड़क पर पैदल चल रहे हैं, आपको फुटपाथ पर पैदल चलना चाहिए। आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं तो आपको सड़क पे फिर तो अगर दुर्घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप आवाज उठा नहीं रहे जी। एक्साइज का मैं बता रहा था आपको, बियर के अंदर एक एक्सपायरी डेट होती है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस वैधानिक चेतावनी के साथ मैं अपनी बात रख रहा हूँ। हमने इस घोटाले को भी जो है उजागर किया। बियर जैसे एक्सपायर हो जाती है उसके बाद भी शराब का जो ठेकेदार है वो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बेचता रहता है एक्सपायर्ड बियर को। हमारे संज्ञान में चीज जैसे ही आई उसके बाद नीलम बाटा रोड पे एक शराब का ठेका पकड़ा गया जहां पर एक्सपायर्ड बियर जो है वो बेच रहा था। हार्डवेयर चौक पर जो है एक उसकी भी हमने शिकायत दी, उन्होंने स्टॉक वहां से गायब कर दिया। मतलब एक्सपायर्ड बियर बेचे, मतलब लोग अपने खिलवाड़ कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपने 2 रुपए बचाने के लिए
लोगों की जान की बिल्कुल भी कीमत नहीं, लोगों को कोई कीमत नहीं है। तो दर्शकों, आप जनता हो, मैं जनता हूं, हम सभी को मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। हमारे अंदर कुछ स्पेशल नहीं है कि हम आवाज उठा रहे हैं, वो दमखम आपके अंदर भी है, बस थोड़ा सा आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। आपकी जान आपकी खुद की जिम्मेदारी है, तो अपनी जान के लिए ही सही, लेकिन इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। अगर आप कोई बैंकेट हॉल अपने परिवार की शादी में के लिए बुक करते हैं तो उस बैंकेट हॉल के प्रॉपर कागज चेक करिए। स्कूल के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो उस प्रिंसिपल से वहां की मान्यता के पेपर्स मांगिए। अगर आप शराब के ठेके पे जाते हैं, वैसे तो शराब पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, प्रॉपर उस बियर की एक्सपायरी डेट चेक करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप 160-180 रुपए में बियर के नाम पे अपनी जान गंवा बैठिए। और ये मैं जो भी कार्य करता हूँ, मैं मेरा जो भी काम करता हूँ, मैं अपना जो भी कर्म करता हूँ, मैं अपनी इस संस्था के माध्यम से करता हूँ। माई कर्मा फाउंडेशन ट्रस्ट है, जो कि करप्शन के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के सपोर्ट में है और जनता के साथ में है। आपको आवाज उठानी होगी, आपके साथ जो गलत हो रहा है, और जब तक वो गलत होना बंद ना हो जाए, आपको अपनी आवाज तब तक उठानी पड़ेगी। और सुधार की जो प्रक्रिया है, समाज को, अपराधियों को खत्म करने की जो प्रक्रिया है, ये एक सतत प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि समाज के अंदर अपराधी हमेशा रहेंगे, भ्रष्टाचार हमेशा रहेगा। पर अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो जाएगा, अपराधी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर हम आवाज उठाते रहेंगे तो समाज के अंदर ये लोग धीरे धीरे कम हो जाएंगे।